नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज बात करेंगे हम उस शख्स के एक और कारनामे की जिसने पिछले 1 साल से दुनिया को जैसे सर के बल खड़ा कर रखा है। He has turned everything on its head। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अपने जो मागा का नारा दिया था उसके तहत जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं वो हैरत अंगेज से कम नहीं है और तानाशाही है और बिल्कुल सैन्य ताकत पर निर्भर है और क्लियरली उस स्लोगन को, उस नारे को जस्टिफाई करते हैं कि माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उस तर्ज पर चल रहे हैं, माई वे और हाईवे, या तो मेरे हिसाब से काम करो या फिर मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और ये सब कहाँ कर पा रहे हैं? जहां उनकी चल पा रही है। चीन और रूस के सामने कोई विशेष नहीं चलती है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जहां चलती है, जहां सामने कमजोर देश या कमजोर शक्ति है, उस पर पूरा दबाव डालना, उस पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना निरंकुश तरीके से। और ये उन्होंने फिर नए साल में एक बार करके दिखाया है। जिस तरह से वेनेजुला पे आक्रमण किया, एक नाइट ऑपरेशन हुआ, सी से, लैंड से और एयर से, जमीन, समुंदर, पानी और आकाश से ऑपरेशन करके वहां पे सत्ता पलट कर दी गई। वहां के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया गया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो देखेंगे कि कब और कैसे वहां पे एक न्यायिक व्यवस्था बनती है, वहां पे सही शासन लागू होता है। तो क्या मतलब, तब तक ऐसा नहीं होगा जब तक क्या अमेरिका ही चलाएगा? क्या है इस वेनेजुला के अटैक के पीछे ट्रंप की रणनीति? क्या हो रही है? ग्लोबल प्रतिक्रिया, वैश्विक प्रतिक्रिया किस तरह की हो रही है? भारत इस सब में स्वयं को कहां पाता है? इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिजनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं वेनेजुला में किस तरह से एक ओवरनाइट सेंसेशनल ऑपरेशन बाय एयर, सी एंड लैंड कंडक्ट किया गया। एलीट डेल्टा फोर्सेस जो हैं अमेरिका की, उनसे कुछ हमला हुआ, कुछ विस्फोट हुए और सुबह सबको क्या खबर मिली कि वेनेजुला के राष्ट्रपति जो हैं निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया गया है। और जो कल तक वहां शासक थे वो लगभग हथकड़ियों में लाचार, मजबूर अमेरिकी शिप से निकलते हुए उनकी तस्वीर जारी की गई है। तो ये सब क्या हुआ है? देखिए, 2-4 बातें हमें समझनी बहुत आवश्यक है कि वेनेजुला पे अटैक क्यों हुआ है। डेफिनेटली इसके संकेत हमें पिछले कुछ महीनों से मिल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वहाँ से नार्कोटिक्स की या ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, इलीगल कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को पनाह मिल रही है, तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन असली कारण है वेनेजुला का तेल। वेनेजुला में ऑयल जो है, दुनिया का सबसे बड़ा घोषित ऑयल रिजर्व वहाँ पे करीब 300 बिलियन बैरल्स का ऑयल वहाँ पे है, 300 अरब बैरल, जो कि लगभग दुनिया में जितना तेल का भंडार है उसका 20% है। मतलब 1/5 हिस्सा सिर्फ वेनेजुला में है। और उसमें से सिर्फ 0.08% जो अभी वैश्विक ऑयल का आउटपुट है वो वेनेजुला से आता है, क्योंकि वेनेजुला के पास उस तरह की क्षमता नहीं है, उस तरह के उनके पास वेरविदौल नहीं है जिससे वो तेल का समुचित एक्सट्रैक्शन कर सके। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो अमेरिकी तेल कंपनियां हैं वो इस तेल के एक्सप्लोरेशन को मैनेज करेंगी। मतलब वेनेजुला का तेल कम से कम फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कब्जे में आ गया है। तो ये है असली जड़ पूरी बात की। इससे डेफिनेटली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कुछ शॉक देखा जाएगा, लेकिन ये लंबा रास्ता होगा, क्योंकि कोई कल से ही अमेरिकी ऑयल कंपनीज वहाँ पे तेल का एक्सट्रैक्शन नहीं शुरू कर पाएंगी। ये एक लॉन्ग ड्यू, ओवर ड्यू, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन संकेत देखिए आप किस तरह के, कि अगर हमारी मर्जी है तो हमारे पड़ोस के राष्ट्र में घुस के हम कब्जा करके वहाँ के तेल भंडार पे कब्जा कर सकते हैं। और आने वाली व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कंप्लीटली जो जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं पिछले 1 साल से, देखिए भारत की तो बात छोड़िए, उस पर तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन उससे पहले वो ईरान पे स्ट्राइक कर चुके हैं। ईरान को उन्होंने फिर धमका दिया इस साल भी कि वो दोबारा हमला झेलने के लिए तैयार रहे। क्यूबा और मैक्सिको को धमका चुके हैं। येमेन पे वो पहले अटैक कर चुके हैं, हूतीस पे अटैक कर चुके हैं वहाँ के, इराक को वार्निंग दे चुके हैं, वहाँ पे भी अटैक कर चुके हैं। तो कई जगह जहाँ जहाँ कमज़ोर शत्रु हैं वहाँ उनका हमला हो जाता है।
चीन और रूस के सामने उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अब आप देखिए, भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ लगा रखा है। 25% नॉर्मल टैरिफ, 25% इसलिए क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे, जो हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एक कमज़ोर राष्ट्र हैं उनकी नज़र में, हमारे पास उस तरह की जवाबी कार्रवाई करने का दम नहीं है, तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया हुआ है ट्रंप ने। चीन हमसे भी ज़्यादा तेल ले रहा है रूस से, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को उल्टा दबा सकता है रेयर अर्थ्स के मुद्दे पे। अगर वो रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट अमेरिका में बंद कर दे तो अमेरिकी कई जो क्रूशल सेक्टर्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, चिप्स की इंडस्ट्री, ये सब एकदम से घुटने पे आ जाएंगी। तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का दम नहीं है। रूस के खिलाफ एक्शन लेने का दम नहीं है, जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं कर रहा है। तो भारत के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और अन्य अपने ये आसपास के राष्ट्रों के खिलाफ, और जो कमज़ोर उनको जियोपॉलिटिकल एनिमीज नज़र आते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो अब इसकी वैश्विक प्रतिक्रिया किस तरह की हो रही है, इस पर एक नज़र डालते हैं। वैश्विक प्रतिक्रिया बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रही है। चीन और रूस, जो दूसरी दो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में भर्त्सना की है डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई की। चीन ने तो ये भी मांग की है कि फ़ौरन वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका रिहा करे, वापस वेनेजुएला भेजे। रूस ने भी इसको एक आर्म्ड अग्रेशन करार दिया है, अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ पे सत्ता पलटी, और कहा है कि तुरंत जो स्टेटस क्वो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। दोनों ही, चीन और रूस दोनों ने इसको एक धज्जियाँ उड़ाना बताया है, जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है, यूएन चार्टर है। उन्होंने, दोनों देशों ने कहा है कि दुनिया की जितनी सारी बुनियादी लोकतांत्रिक या इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, प्रोसीजर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने के, उन सब को ताक पे रख के बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाते हुए अमेरिका ने ये कदम उठाया। भारत की बड़ी समस्या है। भारत क्योंकि अमेरिका के साथ इस तरह का अभी कदम उठा नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम भारत एक जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसका नेता है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, ग्लोबल साउथ उससे लीडरशिप चाहता है। तो भारत का बहुत ही पहले दिन तो बिल्कुल एक तरह से शांति से रही, कोई खास रिएक्शन नहीं आया। फिर दूसरे दिन भारत ने एक रिएक्शन दिया है, 4-5 सेंटेंसेस उसमें जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका की भर्त्सना नहीं की है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि भाई पीसफुल तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ की स्थिति को आगे मैनेज किया जाए। तो अमेरिका की भर्त्सना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा है भारत ने डेफिनेटली कि जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इस बात को रिजॉल्व किया जाए, सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा के प्रति भी चिंता व्यक्त की, लेकिन कुल मिला के करीब 100-125 भारतीय हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यूरोप का रिएक्शन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। सिर्फ फ्रांस ने थोड़ा सा एक ऐसा रुख अपनाया है जिसमें हल्की सी आपको झलक, या बहुत ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ अमेरिका की बुराई सी नज़र आएगी या आलोचना नज़र आएगी। बाकी जर्मनी ने कह दिया कि अभी उस सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, रिएक्शन सोच के देंगे। उसी तरह से ब्रितानी प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि वो अभी इस मामले को स्टडी कर रहे हैं, ट्रंप से बात करेंगे, फिर कुछ रिएक्ट करेंगे। मतलब यूरोप एक तरह से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। दूसरे जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है, भारत भी है, इन तीनों का तो रिएक्शन मैंने बता दिया। ब्राज़ील ने बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की है। ध्यान रहे, ब्राज़ील में शासन एक लेफ्ट विंग है जो वैसे भी ट्रंप विरोधी है। अर्जेंटीना ने सपोर्ट सा किया है, जो राइट विंग जहाँ पे शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने थोड़ी मिली जुली सी प्रतिक्रिया दी है, जो ब्रिक्स का 5वां राष्ट्र है। उन्होंने आलोचना की है, बट उन्होंने भी कहा है कि इसको ढंग से रिजॉल्व किया जाए। तो कुल मिला के अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वो बहुत ही तानाशाही है। वो किसी भी स्थिति में जो अपना उनका पिछवाड़ा है, वो पूरे लैटिन अमेरिका को, सेंट्रल अमेरिका को अपने बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन की वापसी है, कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो कंप्लीटली अमेरिका अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहता है। वो वैसी स्थितियां वहाँ पे बना के रखना चाहता है जैसी कि अमेरिका के लिए हित करो। तो उस मुनरो डॉक्ट्रिन की भी वापसी हो रही है। ध्यान रहे कि इस मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत ही सेंट्रल और लैटिन अमेरिका में पिछले कुछ दशकों में अमेरिका 41 बार इंटरवीन कर चुका है। तो अमेरिका की भी जो एक इंपीरियलिस्टिक रुख और रवैया है वो बहुत स्पष्ट निकल के सामने आ रहा है। भारत, जैसे मैंने कहा, भारत की स्थिति विकट है। वो ना इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है। हम अमेरिका से शत्रुता मोल नहीं ले सकते।
अभी हमारी टैरिफ डील अभी तक हैंग कर रही है, उस पर अमेरिका ने फैसला लिया नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि अमेरिका जब भी फैसला लेगा, जब उसको कंफर्टेबल लगेगा, जब उसको सही लगेगा, उसको कोई जल्दी नहीं है, वॉशिंगटन को कोई जल्दी नहीं है भारत को रियायत देने की या राहत देने की। भारत ज़रूर उसके इंतज़ार में बैठा है। तो एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है साल के शुरुआत में, जो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है वैश्विक शांति के लिए। आप सोचिए, अगर इसी तरह से चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करता है या रूस किसी और के खिलाफ कार्रवाई करता है अपने एरिया में, तो अमेरिका किस मुंह से, उसके पास क्या लोकस स्टैंडाई है रियल सेंस में अपोज करने की। लेकिन अगेन बात वही है, जिसके पास जितनी ताकत है उसको वो जहां जितने ढंग से अपने देश के और अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकता है वो कर रहा है। और जो कमज़ोर राष्ट्र हैं, जो डिपेंडेंट राष्ट्र हैं, जो कुछ निर्बल राष्ट्र हैं, वो अपने आप को एक बहुत ही विकट स्थिति में पा रहे हैं। और पिछले कई दशकों में ग्लोबल ऑर्डर के सामने शायद इस तरह की चुनौतियां नहीं देखी गई हैं। तो आने वाले दिनों में हम सबका ध्यान रहेगा दुनिया में स्थिति कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का संवाद मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।